गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं आर्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के अंदर हमने जनरली किसको पढ़ते हैं? कंडक्टर को। और कंडक्टर में क्या आता है? मेटल आता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर की। क्या क्या प्रॉपर्टी है? जैसे हम जनरली लेते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। सपोज करो हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, जैसे कोई मेटल लिया, इस मेटल को चार्ज किया। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे हमारी, इस मेटल को हमने चार्ज किया, क्योंकि कंडक्टर के अंदर मेटल ही आते हैं। ठीक है, और चार्ज कैसे आएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएंगे इसके। ठीक है, जब इसको चार्ज करोगे तो जो इसके इस पे जो चार्ज आएगा वो आउटर सरफेस पे आएंगे। किस सरफेस पे आएंगे? इसके आउटर सरफेस पे आते हैं। किस पे आएंगे? इसके आउटर सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो क्या है? जीरो है। और चार्ज जीरो है तो इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये बन गई कि इस किसी भी मेटल सरफेस को जब आप चार्ज करते हो, जो चार्ज आएंगे उसके आउटर सरफेस पे आते हैं। आउटर सरफेस पे आते हैं। और एक भी ये भी बोल सकते हो कि उसके अंदर जो चार्ज है अंदर की तरफ क्या होंगे? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे आप मेटल की सीट लेते हो, ये आपने मेटल लिया है, ठीक है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ आपको पता ही है, आउटर सरफेस पे है इसके। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड साइड होती है, ठीक है, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती है। तो इनवर्ड में भी आपने देखना है जो सरफेस आप चार्ज कर रहे हो जिस भी कंडक्टर को, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की तरफ होती है। दोनों केस में जो आप सरफेस ले रहे हो मेटल के, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। किसके? इस कंडक्टर की सरफेस के। सेकंड प्रॉपर्टी ये है। थर्ड प्रॉपर्टी में हम प्रूफ करेंगे कि जैसे हमने कोई मेटल लिया है या कंडक्टर लिया है, ठीक है, इसके आउटर सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, सपोज अगर हमने ये पॉइंट मान लिया, यहां पर जो पोटेंशियल है वो VA है। ठीक है, और हम क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है आउटर सरफेस के अंदर, चार्ज है ना, ठीक है, अब क्या करना है? हम सपोज करो हम एक चार्ज यहां से बी पॉइंट पे ले रहे हैं, बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो हम वर्क कर रहे हैं और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो VB मान लिया। ठीक है, कितना माना हमने? VB माना है। ठीक है, अब आपको पता है हमने प्रूफ क्या करना है? हमने ये प्रूफ करना है कि जितना इस मेटल सरफेस के बाहर पोटेंशियल है उतना ही अंदर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? एक चार्ज को A टू B मूव करवाना है। ठीक है, अब ये भी पता आपको कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। क्यों? हमने हमने पहले प्रॉपर्टी में पढ़ लिया कि कंडक्टर के अंदर चार्ज भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। इसका मतलब है कि जब आप कोई चार्ज को A टू B मूव कराओगे तो यहां पर कोई क्या नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में यदि आप वर्क करते हो तो कैसे लिखते हो? A टू B मूव करा रहे हो तो कैसे लिखोगे? इस फॉर्म में लिखोगे आप VB माइनस VA। आप वर्क कहां से कर रहे हो? वर्क कर रहे हो आप चार्ज को A टू B मूव करा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब आप चार्ज को A टू B मूव कराते हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वहां का वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपको पता ही है, तो जीरो बाय क्या हो? ठीक है, तो आपको पता ही है, तो जीरो हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल, ये बाहर का था और ये अंदर का था, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से हमें पता चलता है किसी भी कंडक्टर सरफेस के आउटर सरफेस के अंदर जो पोटेंशियल है और बाहर के अंदर जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। ठीक है, तो फोर्थ करने जा रहे हैं। फोर्थ है हमारी, अब क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई मेटल है, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया कि हमने ये कोई पॉइंट लिया है, क्या लिया है, सपोज करो हमने कोई पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है हमारी, सिग्मा है। क्या है हमारी यहाँ पर, सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होते क्या है, सिग्मा किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होती है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सपोज करो, क्योंकि आपको पता है इस पे चार्ज तो है, तो इस सरफेस पे चार्ज तो है, ये तो आपको पता ही है। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर हमने कोई पॉइंट लेट कर लिया, ये पॉइंट हमने लेट किया है, और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट ले लिया, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी E इज इक्वल टू में सिग्मा पर यूनिट एप्सिलॉन। ये हमने निकालना है। वो कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है अंदर की तरफ तो चार्ज भी क्या है, जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। तो आपको पता है कि हम इस पॉइंट के क्लोज ये पॉइंट लिया है, तो इसको हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, तो एक क्लोज सरफेस ड्रा करते हैं, तो इसके चारों ओर एक सिलेंडर ड्रा कर लेते हैं। सपोज करो हमने ये सिलेंडर ड्रा कर लिया, ये आप देख रहे हो। ठीक है, और आपने इस सरफेस पे, आपको पता है सरफेस हमारे पास तीन हो गए, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और इनका जो एरिया है, इसका भी एरिया क्या है, ए है, और इसका भी एरिया ए है। ठीक है, और साथ में हम एक ड्रा कर रहे हैं, यहां पर कर लेते हैं, सपोज करो यहां पर कर लिया, हमने एरिया एलिमेंट ले लिया ds। ठीक है, तो आपको पता है एरिया एलिमेंट ds लिया है, तो यहां से जो यहां का, अब थर्ड सरफेस ही ले लिया जो कर्व सरफेस है, यहां पर हमने एरिया एलिमेंट क्या लिया है, ds लिया है। ठीक है, फिर हमने एरिया वेक्टर लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, जो सरफेस थर्ड है हमारा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये थर्ड सरफेस के लिए जो थीटा होगा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के लिए देखते हैं, आपको पता है जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, जो n से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्ट थीटा है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, और नीचे वाले के लिए तो आपको पता ही है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही जीरो है। इन तीनों सरफेस के लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, तो आप गॉस लॉ को ऐसे लिखते हो, E डॉट ds फर्स्ट सरफेस के लिए, E डॉट ds सेकेंड सरफेस के लिए, E डॉट ds थर्ड सरफेस के लिए, किसके इक्वल होता है, क्या हो, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होगी वैल्यू, यहां से भी निकाल सकते हो आप, क्या हो, कैसे निकलेगा, सिग्मा मल्टीप्लाई ए, ये हो जाएगा। अब फर्स्ट सरफेस के लिए देखिए थीटा क्या है, जीरो है, क्योंकि हम इसको, ये तो वैल्यू पहले ही जीरो होगी है, क्यों है, क्योंकि हम इसको खोलेंगे ना, ई डॉट डी एस कोस थीटा लिखते हैं, यहां पर फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा क्या है, जीरो है, तो आपको पता है ई डॉट डी एस कोस थीटा जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन यहाँ पर सेकंड सरफेस में आप देखिए, जो आपका सेकंड सरफेस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही पहले जीरो है, यहाँ पर सेकंड सरफेस के देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। अगले वाले के लिए थर्ड सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस में हमने ये हमने क्या माना था,
ds एलिमेंट्री एरिया माना था, ठीक है, और इसलिए इसका एरिया वेक्टर ये मानना था। इनके बीच में कितना एंगल था 90 का, और E डॉट डी एस कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी 0 हो गया, तो ये तो बिल्कुल कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या हमारा ये, ठीक। तो क्या होगी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिग्मा मल्टीप्लाई ए और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई कांस्टेंट ये बाहर निकाल लिया। अब आपको पता है जो ds है, ds हमने फर्स्ट सरफेस के लिए क्या माना था, एरिया ए माना था, तो ये ए आ गया यहाँ से, जो आप इंटीग्रेशन करोगे ds एलिमेंट को जोड़ोगे, तो यहां से आपका ए से ए कट गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये भी हो सकता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म हो सकती है। तो इस तरह से हम चारों प्रॉपर्टी को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें बात यही थी कि हमने गॉस लॉ अप्लाई किया था, कितने सरफेस के लिए किया था, 3 के लिए। सेकंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 0 हुआ, ठीक है। थर्ड सरफेस के अंदर आपको पता है जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ है, उनके बीच में 90 का एंगल बन गया था, कोस 90 की वैल्यू क्या हो गई थी हमारी, क्या हो गई थी 0 हो गई थी, इस कारण ये थर्ड वाला 0 हो गया था। बट हमारा जो फर्स्ट सरफेस था उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो क्या था 0 था, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहां से हमने इसको फाइंड आउट करके क्या निकाल लिया, वैल्यू ये निकल गई थी हमारी। इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।